Hello and welcome. Today we are going to solve question number 4 and question number 5 of review exercise 6 of 9th class mathematics new syllabus 2025. तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, स्टेटमेंट है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/√2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस एक्सरसाइज को हमने 6.3 में भी देखा है ऐसे क्वेश्चंस को। तो आज रिव्यू में हम दोबारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितनी होती हैं। तो ये रही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। तो हमें उसने सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है, बल्कि अब हमने करना क्या है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने खुद फाइंड करनी है। तो उनको फाइंड बाद में करेंगे, पहले हमारे पास फार्मूला होना चाहिए कि उनका फार्मूला हमारे पास होता क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, AC। अच्छा जी, साइन थीटा का सिंपल मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई है कि साइन कौन करता है किसी चीज़ पर सिग्नेचर, यानी कि साइन कौन करता है, AC, असिस्टेंट कमिश्नर। तो आप क्या कर लेंगे, AC। अच्छा जी, अब कॉस थीटा क्या होता है, जो कोज होती हैं यानी कि जो गायें होती हैं कोज, वो मुझे बहुत क्यूट लगती हैं, तो क्या हो जाएगा, BC। यानी कि साइन कौन करता है, AC, और कोज क्या होती हैं, बहुत क्यूट होती हैं। और टैन थीटा जो कि साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, A/B। अब साइन का रेसिप्रोकल, अब देखें साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंड का। तो अगर साइन AC होता है तो फिर कोसिकेंड क्या होगा, C/A। अब कॉस और सीकेंड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर कॉस B/C होता है तो सीकेंड क्या होगा, C/B। इसी तरह से टैन टैन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, अगर टैन A/B है तो कॉट क्या होगा, B/A। तो ये आपको फार्मूलाज आने चाहिए। तो अगेन आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और वो स्टोरी है क्या कि फ़र्ज़ करें, चलें फ़र्ज़ क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा क्या हुआ कि यहाँ पर बारिश का मौसम बना और मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आज पकौड़े बनाते हैं। तो जब पकौड़े हमने बनाने के लिए किचन के अंदर कुछ सामान देखा, तो उसमें एक तो पालक नहीं थी और एक जो मेजर कंटेंट है वो बेसन होता है, तो बेसन नहीं था, वो ख़त्म हो गया हुआ था। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी पकौड़े बनाए, तो उन्होंने कहा बेटा बेसन नहीं है। तो मैं बड़ा डिसपॉइंट हुआ, मैंने कहा ये क्या हो सकता है, अब क्या करें। तो तब अम्मी ने मुझे एक बात भी समझाई, उन्होंने कहा बेटा अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो अपनी किचन के अंदर इंग्रेडिएंट्स भी पूरे करें। अब बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि रोड्स के ऊपर पानी था, तो अब कौन जाए इतने पानी में, बेसन लेके आए फिर घर में पकोड़े बनाए। तो वहाँ पर हमने क्या कर लिया, उस पकोड़े बनाने वाले काम को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन वो बात मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप अपने किचन के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे कर दें तो देन जब चाहें जो मर्ज़ी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ गौर करें, तो हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूलाज हैं, सब में A यूज़ हो रहा है, C यूज़ हो रहा है, B, ABC। इसके अलावा देखें कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, AC, BC, AB, CA, CB, BA। तो सब में A, B और C यूज़ हो रहा है। तो जी देखें, टैन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, टैन का फार्मूला क्या होता है, A/C। तो यहाँ पर टैन थीटा 3/√2 के बराबर है। तो इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, A की, और नीचे वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, B की, क्योंकि टैन का फार्मूला होता है A/B। तो ऊपर वाला A और नीचे वाला B। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, आपने लिखना है हेयर A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू √2। अब हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास यहाँ पर C की कमी है। तो हमारे पास किसकी कमी है, C की। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, C को क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यानी कि C की कमी है। जिस तरह से बेसन की कमी थी, यहाँ पर C की कमी है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं A, B और C, हमने C को फाइंड कर लेना है। अब जब C फाइंड हो गया, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास आ जाएंगे, तो हम जिसका चाहे वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वैल्यू, आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम।
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें जी। हमारे पास वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3 और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट टू का इसका स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है 9 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर इससे कट गया तो हमारे पास क्या बचा 2 और इधर हमारे पास क्या बच गया सी स्क्वायर। अब यहाँ पर 9 + 2 क्या बच गया 11 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखें हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सी की, ना के सी स्क्वायर की। तो इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा दें और उसके ऊपर भी क्या कर दें अंडर रूट लगा दें। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला 2 इसके रूट के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, सी हमारे पास आ गया अंडर रूट 11 और उसके ऊपर आप क्या करें इस तरह से डब्बा बना दें। अब देखिए हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, हमारे पास ए की वैल्यू भी है, हमारे पास बी की वैल्यू भी है और हमारे पास सी की वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करेंगे फाइंड करेंगे जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा का। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साइन साइन कौन करता है ए सी, कौन करता है ए सी। तो जी क्या फार्मूला आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट 11, ठीक है। और चूंकि उसने क्या है ये व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं 6 की 6 वो सारी की सारी क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है साइन, इसी तरह से कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है साइन, और साइन किसके रेसिप्रोकल होता है, साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा के। कोसेकेंट थीटा का क्या फार्मूला होता है C/A, और यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू का जो उसको उल्टा दें अंडर रूट 11 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे जी। कोस क्या होती हैं वो बहुत क्यूट होती हैं B/C जी। बी की वैल्यू बताएं, बी की वैल्यू अंडर रूट 2 और सी की वैल्यू क्या अंडर रूट 11। इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है वो होता है सेकेंड थीटा, यहाँ पर मैंने मेंशन भी लिखे हुए। तो कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होगा C/B के, और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट 11 और बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे यहाँ पर tan की वैल्यू निकालेंगे, tan की वैल्यू तो ऑलरेडी इसने दी हुई है। तो tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा होता है A/B के। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट 2। और इसी तरह से अब हमने क्या करना है tan कॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉट किसके बराबर होता है, कॉट होता है B/A। तो क्या हो जाएगा B/A, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू अंडर रूट 2 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैं पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, हमने उससे क्या किया बाकी जो 5 है उनकी वैल्यूज़ को हमने क्या किया फाइंड किया। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेटमेंट की समझ आएगी तो देन हम इसको सॉल्व कर पाएंगे जी। क्या स्टेटमेंट कहती है, स्टेटमेंट कहती है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहता है ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री, हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। में भी कुछ समझ ना आई हो कि क्या बात कर रहा है, लेकिन इसको हम समझते हैं बड़े आहिस्ता से और बड़ी डिटेल के साथ। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से ऑन अ ग्राउंड, एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है उससे द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। आपको ये वर्ड नज़र आ रहा है 30 मीटर हाई बिल्डिंग, 30 मीटर हाई बिल्डिंग नज़र आ रहा है
तो आप क्या करें, बिल्डिंग कैसे होती है, बिल्डिंग ऐसी ही होती है ना। फर्ज करिए ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर। कितनी है, 30 मीटर। वैसे तो उसका कुछ बिल्डिंग का स्टाइल होगा, लेकिन हमें तो ये जस्ट हाइट चाहिए ना। 30 मीटर हाई बिल्डिंग है। इज़ क्या कह रहे हैं, इज़ 28 एंगल, और ये क्या है 28, और कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आप ऊपर को देख रहे हैं। तो फर्ज करें, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहता है एंगल अगर कुछ बन रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट कहीं दूर होगा आगे। हो फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये बेस ऑफ द बिल्डिंग है और कह रहे हैं यहाँ कहीं कोई पॉइंट है और वो कितनी दूर है, यहाँ कहीं कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट को कह रहा है बेस से कितनी दूर है, ये पॉइंट बेस से कितनी दूर है। तो हम करेंगे क्या, इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं जी। वो कह रहे हैं आप ये पॉइंट इससे कितनी दूर है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। और अगर मैं इनको मिला दूंगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगल 90 डिग्री का होता है और उसने क्या कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है ये, और ये क्या होता है 28 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है जी, ये हमारे पास क्या है एल्टीट्यूड, ये हमारे पास क्या है एल्टीट्यूड। तो आप इसको लिखें a इज इक्वल टू 30 मीटर। और हमने क्या फाइंड करना है, ये पॉइंट था। अब देखिएगा दोबारा पढ़ते हैं, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री है फ्रॉम टॉप ऑफ द हाइट ऑफ द जो माउंट वो बिल्डिंग है वो 30 मीटर है उससे। हो फार कितनी दूर है, हो फार का मतलब होता है कितनी दूर है, ठीक है। इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, कहते हैं ये पॉइंट इस बिल्डिंग की बेस से कितनी दूर है। तो इनडायरेक्टली ये जो पोर्शन होता है ये हमारे पास क्या होता है बेस। तो इनडायरेक्टली हमने क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, बेस, ठीक है। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब हमने करना क्या है, कौन सा ऐसा फार्मूला जिसमें ए भी यूज़ हो और बी भी यूज़ हो। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा हमारे पास ए भी है और बी भी है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर चलें मैं लिखा रहने देता हूँ जी। हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, आप लिखें हेयर टैन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर बी। अब देखिएगा आपने क्या करनी है, जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। क्या हो जाएगा, टैन 28 डिग्री, क्योंकि थीटा आपके पास 28 डिग्री है। ए आपके पास क्या है, ए आपके पास 30 मीटर है और बी आपके पास क्या करना है, फाइंड करने वाला है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, टैन 28 डिग्री की वैल्यू निकालें। टैन 28 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो टैन 28 की डिग्री निकाली तो ये हमारे पास आ गया 0.5317, 4 डिजिट तक काफ़ी है, 30 बी। अब क्या करें, जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा क्या होता है 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 0.5317, और 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो वही आ जाएगा। और साथ में इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बी। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बी की। तो 30 यहाँ पर और ये इस पर डिवाइड हो जाएगा 0.5317। तो जी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं बी इज इक्वल टू, आपने करना क्या है, आपने डिवाइड करना है 30 डिवाइडेड बाय 0.5317। तो जी ये आ जाएगा 56.42। तो 2 डिजिट तक की लिख लें, 4 डिजिट तक करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। तो जी हमारे पास ये वाली वो कितनी आ गई, ये पॉइंट इस बिल्डिंग से कितनी दूर है, यहाँ इतनी दूर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आप लिख सकते हैं द पॉइंट इज 56.42। ये मीटर था तो इसके साथ भी क्या लगा देंगे, मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। आप क्या लिखें, द पॉइंट
इज 56.42 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं जी। कह रहा है अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। लीनिंग का मतलब क्या होता है, लीनिंग का मतलब होता है टेक लगाना। लीनिंग का मतलब क्या होता है, टेक लगाना। कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास कैलकुलेटर है, ठीक है, और यहाँ पर ये वो पेंसिल वो मार्कर है, तो मार्कर ऐसे टेक लगाई हुई है, मार्कर ने ऐसे क्या लगाई हुई है, टेक। अब लैडर किसको बोलते हैं, लैडर सीढ़ी को बोलते हैं। और वो सीढ़ी कौन सी होती है, सीढ़ी आपने देखी होगी कि इस तरह की वो जो सीढ़ी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, लैडर बोलते हैं। जो ऐसी सीढ़ी होती है, ठीक है, आपने ऐसी सीढ़ी देखी होगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको लैडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैडर बोलते हैं। तो कह रहे हैं एक वॉल है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती है जी। सबसे पहले अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, वॉल हमेशा कैसे होती है जी, बताएं वॉल कैसे होती है। तो वॉल सीधी तरह से होती है, ऐसे बना देते हैं जी, वॉल ऐसे होती है। अच्छा जी, अब कह रहा है लैडर, लैडर उसके साथ लीन कर रही है, क्या कर रही है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो इसका मतलब है लैडर कुछ ऐसे है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, 65 डिग्री बना रही है एंगल विद ग्राउंड इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग। कहता है अगर लैडर कितनी है, लैडर 10 मीटर लॉन्ग है, यानी कि लैडर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। लैडर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। हो हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, कहता है ये कितनी हाइट तक पहुंचाएगी, यानी कि ये लैडर अगर 10 मीटर है तो कितनी हाइट तक ये आपको ऊपर पहुंचाएगी। इट रीच ऑन द वॉल, कि वॉल की किस हाइट तक ये आएगी, यानी कि आपको कितना ऊपर पहुंचाएगी। तो ये हमें तो बेसिकली ये फाइंड करना है, मतलब कि ये ए फाइंड करना है, यानी कि हाइट फाइंड करनी है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो इसको अगर हम ट्राइंगल परफेक्टली ट्राइंगल बना देंगे तो इसको डेफिनेटली फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा जी। तो ये तो हमारे पास एंगल हो गया 90, राइट ट्राइंगल है। और हमें यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, यानी कि वो कह रहे हैं एंगल ऑफ 65 डिग्री विद ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 65 डिग्री। और फाइंड क्या करना है, ये हाइट, ठीक है, क्या फाइंड करनी है, ये हाइट। तो जी करेंगे क्या, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें ए भी आए और सी भी आए। तो देखें, रिकॉल करें, साइन कौन करता है, साइन ए सी करता है। कौन साइन करता है, साइन ए सी करता है। अच्छा जी, अब करना क्या आपने, यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। क्या करा लगाएंगे, साइन थीटा का। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन कौन करता है, ए सी। अच्छा जी, अब देखिएगा वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन ये कितना आ गया 65 डिग्री, और ये हमारे पास ए फाइंड करने वाला है, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 10। सी की वैल्यू क्या है 10। अब साइन 65 डिग्री करें जी, साइन 65 किया तो कैलकुलेटर ने क्या जवाब दे दिया, कैलकुलेटर ने ये जवाब दे दिया 0.9063। और ये क्या जगह ए ओवर 10। अब ये देखेंगे 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे 9063, और इधर आके क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अब इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई 0.9063, ये 10 पॉइंट आएगा। लेकिन जो बच्चे वो 9 पॉइंट आएगा, लेकिन जो बच्चे वीक हैं, कैलकुलेशन से नहीं होती, वो सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे क्या करें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9.063, और ये क्या आ जाएगा ए। चूँकि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसको ए को इस तरफ लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू 9.063। अब चूँकि ये देखें ये भी मीटर में था, तो ये भी किस में आएगा फिर, मीटर में। तो इसके साथ क्या लगा देते हैं, मीटर लगा देते हैं। तो होपफुली कि आपको ए कैसे कैलकुलेट करना है इसकी समझ आई होगी। तो आपने क्या लगा देना है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि हाइट डज इट रीच ऑन द वॉल।
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हाइट भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हाइट। ठीक है, तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।